जमशेदपुर से है, जहां जनगणना और एसआईआर के बीच फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। ग्रामीणों की शिकायत पर मुफस्सिल थाना की पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले युवक हेमंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हेमंत पिछले 1 साल से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का काम कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि हेमंत सरकार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का फर्जी क्लोन बनाकर भोले भाले ग्रामीणों से पैसे भी ऐंठ रहा था और उन्हें नकली सरकारी दस्तावेज सौंप रहा था। संज्ञान में आया है, एक लड़का मुफस्सिल थाना क्षेत्र का था। वो बहुत दिनों से फर्जी जाति, आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र बना रहा था। हम लोगों ने सीओ साहब के कहने पे उन पर जांच किया है और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो सही में धोखेबाजी, फ्रॉड तरीके से सब कुछ कर रहा था। तो अभी हम लोग उसको जेल भेज दिए हैं और बाकी आगे मामला अनुसंधान अंतर्गत है। लिया है 1500। किस लिए लिया था पैसा? सर्टिफिकेट बनाने के लिए। सर्टिफिकेट? कौन सर्टिफिकेट? टेलर। आपसे क्या आपका? आप लोग का क्या बात है? আমি দুটা টেলর বানাইতে দিয়া তো 5000 লিয়া है सर्टिफिकेट। की दिए बनाते? कौन सर्टिफिकेट? जन्म सर्टिफिकेट 5000 लिया है। कत लिए 5000। प्राप्त हुई थी कि नरोत्तमपुर पंचायत के पहाड़िया टोला में किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से जो है लोगों से दस्तावेज प्राप्त किया जा रहा था, ये कहकर कि वो जन्म प्रमाण पत्र उनका बनवाएंगे। इस संबंध में कुछ अवैध उगाही की भी मामले सामने आए थे। सामने जाकर जांच किया तो पता चला कि उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो कि उस गांव से संबंधित कुछ लोगों के हैं। अभी जो भी दस्तावेज उनसे प्राप्त हुए हैं, अभी वो प्रक्रियाधीन है। और देखिए, इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा कि इस मामले का उद्भेदन हमारी सरकार ने किया है और इस मामले को लेकर लगातार इसमें शामिल लोगों को पकड़ा जा रहा है। जो भी इसमें शामिल होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या बोलिएगा, यहाँ तो बड़े बड़े राजनेताओं के फर्जी प्रमाण पत्र हैं। किसने बनाया? एफिडेविट वाले लोग भी बने हुए हैं, मुख्यमंत्री। बहुत तरह की बातें हैं। देखिए, फर्जीवाड़ा जहां करना होता है ना, जो फर्जी करने वाले लोग होते हैं वो। और देखिए, बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पास एक हाईवा की टक्कर से बाइक सवार युवक सुखदेव गोराई की मौत हो गई है, जबकि कालीदास गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। लोगों ने हाईवा में तोड़फोड़ भी की और वाहन में आग लगाने की कोशिश की। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर हंगामा और बढ़ गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। घटना में 4 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया और 32 लोगों पर मामला दर्ज किया है। हादसे के बाद करीब 5 घंटे तक सड़क जाम रहा और हंगामा जारी रहा। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। पत्थर मारे गाड़ी में, प्रशासन तुरंत आई है गाड़ी को रोकने के लिए। हम लोग को रोकने के लिए देखिए कितना सारा भीड़ बुला लिया है। क्यूटीआर फोर्स आ चुका है, कितना फोर्स पहुंच चुका है यहाँ पे। मगर 11 बजे से लेकर शाम का 6 बज चुका है, अभी तक गाड़ी का ऑनर को फोन करके उसको पकड़ कर यहाँ नहीं लाया गया है। तो ये प्रशासन झारखंड वर्दी का नाम पे सिर्फ और सिर्फ दलाली गिरी कर रही है, अमीरों की दलाली कर रही है। तो देख सकते हैं ये जो बच्चा है, इसका बाप आग के सामने इसका मरा है। तो प्रशासन ये दलालीगिरी नहीं चलेगी। एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। हाँ, कैसे एक्सीडेंट हुआ? कौन किस गाड़ी ने मारा? हाईवे ने मारा है हमको और ड्राइवर भाग गए। ड्राइवर है तो हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं। हम लोग खबर दिया कि एक्सीडेंट हो, तो आए, एक को लेकर चले गए पुलिस जीप में, मतलब अपना बुलेरो में, और एक में एडमिट किए थे। हम लोग बोला कि एम्बुलेंस चाहिए, तो एम्बुलेंस नहीं है, ये प्राइवेट के लिए एम्बुलेंस नहीं है, ये सरकारी के लिए। क्या कंडीशन था पेशेंट का अभी यहाँ पे? एक जन का तो कंडीशन बहुत खराब है। अच्छा। और इनका थोड़ा चोट लगा, कटा मोटा लेके जा रहे हैं। हम लोग पीछे से पहुँचे हाईवे हमारे से सुनने में। तो क्या किसी की मौत भी हुई है? अभी तो यहाँ तो वो डेथ नहीं, कोई डेथ नहीं किया अभी। और कितने लोग घायल है सर?
और देखिए रांची से बड़ी खबर आपको बताते हैं। 9 मई से लापता 18 महीने की अदिति और सीएम आवास के पास पहुंचे परिजन। उन्होंने पुलिस की जांच से असंतुष्टि जताई है और पुलिस ने सीएम आवास के पास उन्हें रोक दिया। परिजनों को गोंदा थाना ले गई पुलिस। सदर डीएसपी से मुलाकात कराई। परिजनों की सुरक्षा कारणों से सीएम आवास में उन्हें नहीं जाने दिया गया, वहां से हटा दिया गया। सीएम से मिलना चाहते थे परिजन, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक लिया। 45 दिन से आपको बता दें कि मासूम अदिति लापता है और अब परिजन परेशान हो चुके हैं। गुहार लगाने के लिए सीएम आवास पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें बाहर ही रोक दिया गया और उसके बाद उन्हें गोंदा थाना ले जाकर के डीएसपी से मुलाकात कराई गई। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, 45 दिन हो चुके हैं, मासूम लापता है, क्या अपडेट है इस खबर पे? जी बता दें कि अदिति 9 मई से लापता है। उसके बाद से ही जो परिजन हैं वो लगातार बच्ची की मतलब खोजबीन को लेकर लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा भी प्रयास किया गया, हालांकि बच्ची का कुछ भी पता नहीं चला। अब 45 दिन गुजर गए हैं, परिवार के सब्र का बांध टूट रहा है और वे लगातार किसी न किसी तरह अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों जहां उन्होंने मसाल जुलूस निकाला था और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद भी जब परिजनों की नहीं सुनी गई तो आज वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के पास सभी को पकड़ा और फिर गोंदा थाने ले गए हैं। वहां बातचीत का दौर चल रहा है। हालांकि अब तक बच्ची का पता नहीं चल पाया। परिजन की मांग थी कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वो ज्ञापन सौंपेंगे और तमाम चीजों से अवगत कराएंगे। पुलिस के प्रति वो असंतुष्ट भी नजर आए। जो अब तक प्रयास किए गए हैं वो कहीं न कहीं नाकाफी बताया गया। इस तरह से परिजन लगातार अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 45 दिन हो चुके हैं और अभी तक बच्ची का पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मासूम की तलाश कर पाती है। और देखिए अगली खबर धनबाद से है। अवैध लॉटरी सट्टे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। कुमार धुबी चौक पर जमकर मारपीट हुई। पूरा घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज भी सामने आया है। वर्चस्व और पैसों के विवाद की चर्चा इस मारपीट के पीछे बताई जा रही है। मारपीट में कई लोग घायल होने की सूचना भी मिल रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। तो देखिए सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मारपीट हुई है 2 गुटों के बीच और पैसे की बात इस मारपीट के पीछे सामने आ रही है। ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम्स आप बताए हैं, उसका जैसे सूचना आता है तुरंत हम लोग उसका संगठित एक टीम गठन करते हैं और वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से रेड करके उसको पकड़ लेते हैं। और अभी हम लोगों का संज्ञान है वो सब एक्टिविटीज़ पे। जल्द से जल्दी वो काम के ऊपर भी हमारा कार्रवाई हो जाएगा। और देखिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय गुप्ता जुड़ गए हैं। संजय, किस तरीके की सट्टेबाजी का ये मामला है? फिलहाल तो अगर निशा की बात की जाए तो धनबाद जिला में अब जो है सब प्रतिबंधित लॉटरी का जो गढ़ बन चुका है, वहाँ पर जो है सब प्रतिबंधित लॉटरी का जो जानकारी मिले वहाँ छपाई भी होती है। बंगाल चुनाव के दौरान में 1.5 करोड़ से अधिक की जो है लॉटरी पकड़ी गई थी और उसके बाद ये और भी चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन उतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी अब भी जो निशा का क्षेत्र है जहाँ पर की लॉटरी की छपाई होती है और ऑनलाइन सट्टाबाजी होती है, वहां से पूरे जिले के साथ साथ बंगाल और अन्य जिलों में भी जारी। लेकिन अगर कहा जाए कि पुलिसिया कार्रवाई तो इसमें पुलिसिया कार्रवाई कहीं भी दिख नहीं रही और यही कारण है कि जगह जगह पे खुले आम धड़ल्ले से अवैध जो लॉटरी है उसकी बिक्री। इसमें कई नाम है। पहले तो झुंझुनवाला का नाम आता था, लेकिन जब झुंझुनवाला पे बड़ी कार्रवाई है तो उसके बाद इसमें कहा जा रहा है तिवारी गैंग और खान गुट गैंग, ये दोनों ही एक्टिव हो गए और इन दोनों ही गैंग के लोगों के द्वारा जो है कुमार डूबी में दोनों के जो लोग हैं आमने सामने हुए उसमें भिड़े। इसमें कई लोग घायल होने की भी बात कही जा रही है और एक लोग जो व्यक्ति है उससे पुलिस हिरासत में है। लेकिन अब तक जब कही जाए कि बड़ी कोई कार्रवाई हुई है या कहीं रेड हुई है, इस पर यह कुछ दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा। हालांकि अब ग्रामीण एसपी ने यह कहा कि एसआईटी का गठन कर इस पर पूरी तरीके से जो है सो लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखना होगा जो ये बातें ग्रामीण एसपी ने कही है कि लगाम लगाएंगे वह कब तक होता है, क्योंकि अवैध लॉटरी को लेकर जो है सो
केंद्रीय के विधायक जो है चंद्रदेव महतो को ग्रामीणों ने आवेदन दिया था। जी बिल्कुल, देखना होगा कि ये अवैध लॉटरी जो है इस पे कब तक लगाम लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। तो अवैध लॉटरी का ये मामला जिसमें पुलिस की कार्रवाई की गई है। लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में लगी आग ने देश भर के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर चिंता और मंथन करने को मजबूर कर दिया है। राजधानी रांची की बात करें तो लालपुर इलाका कोचिंग सेंटर के लिहाज से सबसे बड़ा हब है। यहाँ मुख्य सड़क के किनारे तो छोड़िए, संकरी गलियों में भी कोचिंग सेंटर है। यहाँ राज्य भर से बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल या फिर दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहुंचते हैं और लालपुर उनका ठिकाना बन जाता है। ऐसे में यहाँ जानना और समझना जरूरी है कि रांची के कोचिंग संस्थान कितने सुरक्षित है और राज्य भर में बच्चे कितनी सुरक्षा के बीच पढ़ाई करते हैं। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग ने देश भर के तमाम कोचिंग सेंटर पर चिंतन और मंथन करने को मजबूर कर दिया है कि वास्तव में देश भर के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग संस्थानों में कितनी सुरक्षा के बीच कर रहे हैं। हम इस समय राजधानी रांची के लालपुर में हैं, जो कि कोचिंग सेंटर का राजधानी का सबसे बड़ा हब है। राज्य भर के 24 जिलों के बच्चे यहाँ कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं। इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें, फिर दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की, यहाँ भीड़ है। हर सुबह से लेकर शाम तक यानी रात तक बच्चे लालपुर में घूमते हैं, जो कि यहाँ आपको कह सकते हैं मूवमेंट नज़र आता है, चूँकि कोचिंग संस्थानों में लगातार भीड़ रहती है। और इतना ही नहीं, लालपुर में ही कई ऐसे छोटे छोटे लॉज हैं, हॉस्टल हैं, जहाँ बच्चे रहने को भी मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ से कोचिंग नज़दीक पड़ता है। कुल मिलाकर हम जानेंगे कि वास्तव में लखनऊ की जो घटना घटी है, भगवान न करे वैसी घटना राजधानी रांची में घट गई, तो वास्तव में जिम्मेदार कौन होगा। बहुत दर्दनाक घटना है और ये हम लोगों के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो लालपुर क्षेत्र है ये एजुकेशनल हब बन चुका है और यहाँ पे गली से लेके मेन चौराहे पर खाली इंस्टीट्यूट और लड़कियों के हॉस्टल और लड़कों के हॉस्टल हैं। जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो जांच होनी चाहिए, वो एकदम नगण्य है। इसलिए ऐसी स्थिति को देखते हुए भय लगता है कि कहीं हमारे यहाँ भी ऐसी घटना ना हो जाए। में कोई भी कोचिंग अगर अपना संस्थान खोलते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदे पंजीकरण होता है, और वो सुरक्षा मानकों का कितना पालन करेंगे ये सारा जवाबदेही उनके ऊपर में होता है। लेकिन सरकार की तरफ से जो नेग्लिजेंसी बरती जा रही है, कोचिंग संस्थानों को लेकर के जो नियम बनाए गए हैं वो नियम का इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर बड़े कोचिंग संस्थान है तो निश्चित है कि उसका निकास द्वार 2 होना चाहिए, फायर फाइटिंग का जो सुविधा होना चाहिए, अलार्म होना चाहिए, जो समय समय पर जो है अगर कहीं कुछ होता है, कहीं वायरिंग में गड़बड़ी हुई, कहीं कुछ हो गई तो उसको अलर्ट करे। लेकिन यहाँ दूर दूर तक इस टाइप का देखने को कहीं कुछ ही दिखता नहीं। ये छोटी छोटी गलियों में जो इंस्टीट्यूशन है और हॉस्टल्स हैं, जहाँ पे अगर कुछ हादसा, भगवान न करे अगर कुछ हादसा होता है तो वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँचनी, दमकल की या फिर फायर ब्रिगेड जो भी पहुँचनी, वहाँ बहुत मुश्किल होंगी। बिल्कुल, लालपुर की इस भीड़ को देखना जरूरी है। राजधानी रांची का ये कह सकते हैं कि सबसे व्यस्ततम इलाकों में एक है और यहाँ सुबह से लेकर रात 12 बजे तक भीड़ होती है, क्योंकि छात्र चाहे तो कोचिंग में पढ़ने के लिए जाएं या कोचिंग से पढ़कर बाहर निकलें, यहाँ गहमा गहमी जरूर बनी होती है। ऐसे में लखनऊ की घटना ये आँख खोलती है हमारी, कह सकते कि हमारे जो आसपास जो माहौल है, बच्चे कितनी सुरक्षा के बीच पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान नियमों का कितना पालन कर रहे हैं, नगर निगम की कितनी कड़ी नजर है उन पर, तमाम चीज़ों की पड़ताल आज की तारीख में बेहद जरूरी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड की सियासत में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का गठबंधन के अंदर 56 की जगह 50 विधायकों का नेता बताया है। इस पर विपक्षी नेताओं ने चुटकी ली है। वहीं जेएमएम की ओर से भी इस बयान का बचाव किया गया है। जेएमएम ने कहा कि यह बयान दूसरे संदर्भ में दिया गया है, उनके बयान की गलत व्याख्या की गई है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि गठबंधन के अंदर ही जेएमएम ने विधायकों की संख्या घटा दी है। देखिए, अपनी अपनी सोच है, आप लोग अपने स्तर से व्याख्या कर रहे हैं। हमारे पार्टी महासचिव ने उस प्रसंग में ये बातें कही जहां पर वोटों का कहीं न कहीं 2-4 वोटों का बिखराव नजर आया, तो उस प्रसंग में, उस संदर्भ में ये बातें की गई। मैं तो अगर व्यक्तिगत रूप से पूछिए तो मैं तो बोलूँगा कि 81 विधायक में 2-4 विधायक ही होंगे जो नेता नहीं मानेंगे हेमंत सोरेन जी को।
हद कर दिया आपने। हम तो जेएमएम के लिए यही कहेंगे, साहब मुख्यमंत्री तो सदन के नेता है और आपने उनके अपने भी विधायक जो थे उनकी संख्या घटा दी। हम तो मानते हैं कि गठबंधन के नेता हैं, लेकिन आप गठबंधन के भीतर भी कह रहे हैं कि वो 6 विधायकों के नेता नहीं है। साहब ये कैसी बात होती है? ना कोई व्हिप जारी होता है, ना कोई दल की सीमा होती है कि आपको इसी में वोट देना है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ये कद खुद छोटा कर रहा है, जो मुझे लगता है कतई उचित। और देखिए, दिशोम गुरु को मरणोपरांत पद्म भूषण आज मिलने वाला है। शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन ये सम्मान ग्रहण करेंगी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति यह सम्मान देंगी। मौके पर उनकी बहू कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। सोमवार को कल्पना और रूपी सोरेन दिल्ली रवाना हो गई और आज राष्ट्रपति भवन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज राष्ट्रपति सम्मानित करने वाली है मरणोपरांत पद्म भूषण से। रांची के मोरहाबादी स्थित गुरुजी के आवास पर भी पुराने सुरक्षाकर्मी दिशोम गुरु को याद कर रहे हैं। वहीं गुरुजी के आवास परिसर में मौजूद जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने राजनीति के क्षेत्र में गुरुजी के योगदान को याद करते हुए बताया कि आज का दिन ऐतिहासिक है और गौरव से भरा दिन है। झारखंड के लिए आज का दिन बेहद गौरव भरा और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज झारखंड के गुरुजी, दुनिया के गुरुजी, देश भर के गुरुजी स्वर्गीय शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान मिलने जा रहा है। जाहिर है कि झारखंड के साथ साथ पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, लेकिन ऐसे में यह समझना और जानना बेहद जरूरी है कि रांची के मोरहाबादी स्थित जो गुरुजी का आवास है, वहाँ के सुरक्षाकर्मी, वहाँ के कर्मी क्या महसूस कर रहे हैं। झारखंड का बहुत सौभाग्य दिन है, गुरुजी के सम्मान मिलने जा रहा है। बहुत लंबे समय से गुरुजी ने झारखंड के लिए लड़ाई लड़े हुए थे। हम लोग तैनात पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। गुरुजी जब थे तो बहुत सुंदर लगता था, लेकिन स्वर्गीय शिबू सोरेन जी आज नहीं हैं, तब पर भी हम लोग तैनात हैं। इस झारखंड के लिए आज बहुत गर्व के दिन है। नहीं, ऐसे अमूमन मैं आता हूँ मॉर्निंग वॉक करने, लेकिन आज का दिन कुछ स्पेशल है। आज हम तमाम झारखंडियों के लिए और हम लोग के लिए तो भगवान तुल्य, देवता तुल्य नेता आज हमारे बीच भले ही नहीं हो, लेकिन उनके जो कथन हैं, उनके जो विचार हैं, उनके द्वारा जो किया गया काम है, मैं नहीं समझता हूं कि आने वाला इतिहास भी कभी उन्हें भूल पाएगा। आने वाली पीढ़ियां उनसे बहुत कुछ सीखेंगी, कैसे लड़ाई लड़ा जाता है, कैसे समाज सेवा के क्षेत्र में कई काम, नशा मुक्ति हो, रात्रि पाठशाला हो और भी कई चीज़ें आज सीखने की जरूरत है। तो गुरुजी मात्र एक मनुष्य नहीं, मानव नहीं, बल्कि एक दर्शन है, एक विचार है, आज प्रासंगिक है। झारखंड सोरेन का आवास है, वो वास्तव में लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि हर दिन लोग यहाँ से जो मॉर्निंग वॉकर से गुजरते हैं, आम लोग भी गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण स्वर्गीय गुरुजी शिबू सोरेन को मिलने जा रहा है, तो लोग उनके काम को याद कर रहे हैं। बाबा से मुलाकात का वो दौर याद कर रहे हैं कि बाबा थे तो ये बातें होती थी, बाबा थे तब ऐसा था, बाबा आज नहीं है तो ऐसा है। कुल मिलाकर आज जो है लोग वास्तव में शिबू सोरेन को याद कर रहे हैं, उनके काम को याद कर रहे हैं, और लोग वो तस्वीर भी देखना चाहते हैं कि जब उनका परिवार पद्म भूषण सम्मान ग्रहण करेगा तो बाबा की आत्मा जहाँ भी होगी वो झारखंड को देख रही होगी, झारखंड को बनते और बढ़ते देख रही होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। दिवंगत गुरुजी को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण मिलने का प्रदेश बीजेपी ने भी स्वागत किया है। झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि गुरुजी ने महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए मुख्यमंत्री तक का सफर पूरा किया और राज्य गठन को लेकर अलग आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी को भी सम्मान देने में दलगत राजनीति को आधार नहीं मानती है। ये केंद्र सरकार का भी आपको देखना चाहिए कि वो कभी दल की सीमा को देखकर पुरस्कार तय नहीं करती, जो भी डिजर्विंग होते हैं वो तय करती है उसके हिसाब से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार संथाल परगना प्रमंडल के 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी देवघर सौरभ कुमार भुवानिया ने देवघर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मंगलवार एवं बुधवार को संथाल परगना के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में चल रहे SIR कार्यक्रम की तैयारियों की भी भौतिक समीक्षा करेंगे।
रांची में स्कूल में बाउंड्री नहीं होने के कारण बच्चों और शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन स्कूल में चोरी की घटनाएं होती हैं। वहीं स्कूल में बारिश के दिनों में पानी भी भर जाता है, जिससे बच्चों से लेकर शिक्षक तक सभी परेशान रहते हैं। वारणपुर स्थित एक ही कॉम्प्लेक्स में प्राथमिक स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक चलता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं है। मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं कि आप देखें कि इस स्कूल में सुरक्षा दीवार नहीं है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, करीब 200-250 बच्चे यहाँ प्राथमिक स्कूल से लेकर के 10वीं तक बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों की भी कमी है यहाँ पर, और वहीं अमूमन यहाँ पर चोरी की घटनाएं होती रहती है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका यह कहना है कि बाउंड्री नहीं होने के कारण यहाँ पर इस तरह की वारदात होती रहती है। स्कूल की जो आप देख रहे हैं कि ये स्कूल के थोड़ा सा जो बचा हुआ है, यहीं पर जो भी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, या 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, जो भी कार्यक्रम हो तो इसी मैदान में होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जब बरसात होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, और पानी भरने के कारण स्कूलों में चली जाती है। इसी संदर्भ में हम यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं कि यहाँ पर जो ये है बाउंड्री है और जर्जर भवन है, तो इसकी शिकायत आपने की? हाँ सर, हमारे प्रधानाध्यापक शिकायत किए हैं। कहाँ? विभाग में भी किए हैं और थाना में भी किए हैं। तो ऐसे ही हम लोग गए स्टोर रूम में कुछ देखने के लिए, तो देखते कि ताला लग रहा है कि बंद है, लेकिन वो ऐसा कटा हुआ था गुंडी कि जब उसको खोले धीरे से देखते कि पूरा चीज से गायब हो रहा है। तो फिर हम लोग हेडमास्टर को बोले, तो हम लोग तहकीकात करना शुरू किए। तो हम लोग ना एक बैंक मैनेजर से ऐसे ही बोले थे, तो वो लोग 2 पंखा दिए थे कि 3 और 4 क्लास में लगाएंगे। सब जगह एक एक पंखा हो गया है। बस वो 2 नया पंखा चोरी हो गया, 2 सिलेंडर चोरी हो गया, संदूक का ताला तोड़ के पूरा बर्तन, और उसमें जो कुछ हमारे किताब कॉपी रखे थे, कुछ रिकॉर्ड्स थे, वो जो भी था, दरी मेरे थे, वो सारा कुछ लेके चला गया। फिर वहाँ पे चुटिया थाना को खबर किया गया, वो लोग भी आए, देख करके चले गए। राज्य के सबसे पुराने स्कूलों में से शुमार 1938 में यह स्कूल बना, और इस तरह की अगर घटनाएं हो तो फिर यहाँ पर जो मिड डे मील का खाना हो या फिर अन्य सामग्री जो रखे जाते हैं, वो लगातार यहाँ चोरी की वारदात हो रही है। अब ये लोग मामला थाने में दर्ज कराए हैं। अब क्या कुछ आता है, स्कूलों की स्थिति भी खराब है, पानी भर जाता है। अब देखना है कि क्या संज्ञान शिक्षा विभाग या फिर जिला प्रशासन लेती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और खबर जामताड़ा से आपको बताते हैं, जहां के नारायणपुर प्रखंड में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की लागत से बना ये स्वास्थ्य केंद्र पिछले 4 साल से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहां मरीजों का इलाज होना चाहिए था, वहां अब शराबियों का जमावड़ा लगने लगा है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और इस पर रोक लगाने की मांग की जाए।